नमस्ते मित्रों। कथा नीति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी। प्रस्तुत कहानी महावीर राजी की लिखी हुई कहानी है, अत्यंत हृदयस्पर्शी कहानी जिसका नाम है कैकेयी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नेहा का कलेजा धक धक कर रहा था। क्या तुषार वाकई इतना निष्ठुर हो गया है? गर्भ में पल रहे भ्रूण के निर्माण में उसकी भी तो बराबर की हिस्सेदारी है कि नहीं? दिन इसी उहापों में बीतते रहे। कमरे में घुसते ही नेहा पर्स को पलंग पर उछालते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। आवेग और रोमांच का मिलाजुला एहसास। खोजी नजरें आईने के भीतर अवतरित हो गई। नेहा अपनी देह का मुआयना करने लगी। नाभि को निहारते हुए लगा जैसे नाभि की सुरंग के भीतर महीन किलकारी गुंजी हो। माँ, हाथ अनायास नाभि पर टिक गए। 1.5-2 माह का ही होगा, पर अपने होने का आभास पूरी शिद्दत से देने लगा है। नेहा ने मोबाइल में समय देखा। 4:15, यानी तुषार को ऑफिस से लौटने में अभी तो काफी देर है। सुबह उठने के बाद से 9 बजे तक एक के बाद एक इतने सारे काम करने पड़ते हैं कि दिमाग चक्करघिन्नी सा घूमने लगता है। चाय, नाश्ता, लंच, डुग्गू को तैयार करना, तुषार अपनी हर एक जरूरत के लिए उसे ही पुकारेगा। इन्हीं सब आपाधापियों के बीच शरारती लम्हों के छौंक भी पड़ते रहते। मसलन बाथरूम से हुजूर गुहार लगाएंगे, नेहा आंखों में साबुन घुस गया है यार, मग नहीं मिल रहा है, प्लीज। वह दौड़कर बाथरूम के पास पहुंची थी कि खिलखिलाकर उसे बाथरूम में खींच लेता। आज तुषार के ऑफिस चले जाने के बाद उसने शेष काम रोज की तरह निपटाए थे। फिर पलंग पर लेटकर एक पत्रिका के पन्ने उलट पुलट रही थी कि अचानक जी मचला और लगा कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। थोड़े थोड़े अंतराल पे 2-3 उल्टियां भी हो गई। खाया पिया सब बाहर आ जाने के बाद मन थोड़ा संयत हुआ। फिर उसका ध्यान सूत्रों की कड़ियां मिलाता गया। अनायास ही कोख तक जा पहुंचा। वह खुशी की झुरझुरी से चिहुक उठी। क्या सचमुच प्रेग्नेंट हो गई है? वाह, उसे तुरंत ही निदान कर लेना होगा। थोड़ी देर में ही उसके कदम डॉक्टर लीना के नर्सिंग होम की ओर बढ़ गए। डॉक्टर लीना उसकी पारिवारिक चिकित्सक थी। गहन चेकअप के बाद मुस्कुराते हुए निदान किया। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं नेहा जी। मिठाई बांटी आप तो। घर लौटकर वह तुषार की बेचैनी से प्रतीक्षा करने लगी, जैसे आज समय कछुए की गति से ही सरक रहा है। इतनी रोमांचक खबर तुषार को फोन पर बताना उसे अच्छा नहीं लगा। तभी डुग्गू भी स्कूल से आ गया। 4 महीने पहले ही उसे स्कूल में डाला था। आते ही डुग्गू उससे लिपट गया। नेहा ने भी आवेश में उसे अपने से चिपटा लिया। वो डुग्गू को बहुत प्यार करती थी, इसलिए नहीं कि डुग्गू जो तुषार की पूर्व पत्नी का बच्चा है उसके प्रति बेचारा जैसे भाव उसके मन में थे। ऐसी भावना उसके मन में कभी आई ही नहीं। पहले ही दिन जब उसने डुग्गू को देखा था, उसकी मासूम और भोली सूरत दिल में उतरती चली गई थी। डुग्गू की आंखों में उसे तुषार का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था। वस्तुतः तुषार के करीब आने और फिर शनै शनै उसकी जिंदगी में दाखिल होने का माध्यम डुग्गू ही तो था। उसकी आंखों के आगे 2 साल पहले के कोलाज रुई के फाहे की मानंद उड़ने लगे। 2 साल पहले वह डॉक्टर आर्यमन जैन के नर्सिंग होम में वरिष्ठ नर्स थी। डॉक्टर जैन शहर के ख्यात ऑर्थो सर्जन थे। एक दिन शाम का समय था। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी कि तुषार डुग्गू को गोद में उठाए हुए हड़बड़ाते हुए नर्सिंग होम में आया। डुग्गू खेलते खेलते छत से गिर गया था। पाँव में गहरी चोट लगी थी। खून भी बह रहा था। तुषार के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। हिम्मत से काम लीजिए मिस्टर तुषार, सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने तुषार को ढाढ़स बंधाया। डुग्गू को एडमिट करके जरूरी एक्सरे और अन्य जांच की प्रक्रिया पूरी करके तुरंत शुरू कर दी गई। रिपोर्ट से पता चला कि पाँव में फ्रैक्चर आया है और ऑपरेशन करना होगा। नेहा, ओटी तैयार करो, जल्दी। तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हाँ, रक्त की भी जरूरत पड़ेगी। तुषार साहब से बोलो ओ नेगेटिव रक्त का प्रबंध कर लें। डॉक्टर जैन ने निर्देश दिए। रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, ये जानकर ही तुषार घबरा गया। कहाँ से जुटाएगा रक्त? ब्लड बैंक या प्रोफेशनल डोनर के रक्त पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, बच्चे की मां नहीं है। प्लीज आप ही कोई उपाय करें मिस नेहा।
तुषार का स्वर कातर हो गया था। धैर्य रखिए मिस्टर तुषार, घबराने से समस्या थोड़े ही ना हल होगी, कहती हुई नेहा ओटी के भीतर चली गई। उसके बाद 3 घंटे की लंबी बेचैनी भरी प्रतीक्षा। डुग्गू के ओटी से निकलते ही वह स्ट्रेचर के पीछे लपका। डुग्गू को बिस्तर पर लिटाकर रक्त चढ़ाना शुरू कर दिया गया। तुषार ये सब विस्फारित नेत्रों से देख रहा था। रक्त नेहा ने डोनेट किया है सर, पास खड़ी सिस्टर ने मुस्कुराते हुए बताया। ये सुनकर तो वो हैरान रह गया। उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। उसके बाद डुग्गू लगभग 1 महीना नर्सिंग होम में और रहा। तुषार रोज ऑफिस जाने के पहले और शाम को ऑफिस से लौटते हुए नर्सिंग होम आ जाता और देर तक डुग्गू के पास बैठता, बातें करता, खेलता। दिन में भी कई कई बार फोन करके जानकारी लेते रहता। डुग्गू को नेहा के संरक्षण में देकर वह जैसे निश्चिंत सा हो गया था। इस 1 माह के दौरान डुग्गू की देखभाल करते करते नेहा कब उसके अंतर्मन में उतरती चली गई, तुषार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लगा। नर्सिंग होम में आते ही तुषार की आतुर नजरें गौरैया की तरह चारों ओर फुदकती नेहा को ढूंढने लगती। वह बहाने गड़गड़ कर उसे डुग्गू के रूम में बुलाता और डुग्गू के लिए लाए फ्रूट्स और चॉकलेट्स में से उसे भी आग्रह करके खिलाता। नेहा की आंखें भी रोमांच के गुदगुदे एहसास से चमकने लगी थीं। वो भी तो तुषार के प्रेम पाश में बंधती चली जा रही थी। धीरे धीरे तो स्थिति ये हो गई कि डुग्गू नेहा को स्वयं के वजूद का हिस्सा लगने लगा और तुषार चिर आकांक्षित स्वप्न पुरुष एक त्रिकोण सा बन गया। प्यार और वात्सल्य से ऊपर तक भरा एक ऐसा त्रिकोण जिसे परिभाषित करने की बात संकोचवश कोई भी करने से हिचक रहा था। लेकिन संकोच की बलुई दीवार भी भला देर तक टिक सकती है क्या? जिस दिन डुग्गू ठीक होकर नर्सिंग होम से डिस्चार्ज हुआ, तुषार ने नेहा से पिकनिक पर चलने का अनुरोध किया। नेहा भी सहर्ष मान गई। उसकी अंतरंग सहेली मोना भी साथ हो ली। गांधी पार्क का एकांत कोना, गुलमोहर की छांव, छांव तले चारों बैठे चुहल में व्यस्त थे कि मोना डुग्गू को लेकर झील में तैर रही बत्तखों की ओर चली गई। तुषार निर्निमेष नेहा की आंखों में से कुछ नायाब सी चीज तलाशता रोमांचित हो रहा था। इस तरह क्या देख रहे हैं आप? नेहा का लहजा शरारत से भरा था। "म- मैं मैं तुमसे सॉरी, आपसे कुछ।" तुषार के होंठ थरथरा कर रह गए। उसकी लड़खड़ाती आवाज पर नेहा हंस पड़ी। सॉरी नको, तुम चलेगा। पर ये मैं क्या है साहब, जो भी कहना है एक एग्जीक्यूटिव के रोबदार लहजे में कहिए ना। नेहा, क्या तुम जिंदगी के इस सफर में मेरी हमसफर बनकर साथ साथ चलना पसंद करोगी? ओह तुषार, नेहा का भी सारा संकोच एक पल में ही ढह गया। पता है ये सुनने के लिए मैं कितनी बेचैन थी। तुम्हारे जैसा हमसफर पाकर तो जिंदगी का सफर मजेदार हो जाएगा। पर इस बेचारे डुग्गू का क्या होगा? क्या होगा मतलब? नेहा ने दृढ़ता से पूछा। हमारी शादी के बाद वह बेचारा क्यों रहेगा? हाँ, उसे माँ जरूर मिल जाएगी। तुषार के सर में थोड़ी उदासी घुल गई। सौतेली माँ। नेहा ने लपक कर अपनी हथेली तुषार के होठों पर रख दी। ऐसा मत कहो यार, डुग्गू मेरा अपना बेटा होगा, पहला बेटा, मेरी कोख से जन्मे बच्चे की तरह। मुझे सौतेली शब्द से बेहद घृणा है तुषार। माँ को सिर्फ और सिर्फ माँ ही रहने दो ना। उसे विशेषण के खानों में मत बांटो। मैं उसे भी उतना ही प्यार दूंगी जितना तुम्हें, क्योंकि उसके चेहरे में हर वक्त मुझे तुम्हारा अक्स दिखाई देगा। तभी कॉलबेल की आवाज से उसकी तंद्रा टूट गई। तो आ गए जनाब, पूरा आधा घंटा लेट हैं। थोड़ी देर में कॉफी का प्याला लिए जब वह मुस्कुराती हुई तुषार के पास पहुंची तो तुषार ने उसकी ओर देखते हुए कटाक्ष किया। क्या बात है मैम, आपकी हंसी ऐसी है कि साफ छुपती भी नहीं है और सामने आती भी नहीं। एक खुशखबरी है। नेहा की आवाज खुशी से लरज रही थी। खुशखबरी? तुषार ने कॉफी का प्याला एक और सरका कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जल्दी बताओ ना। मैं 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 प्रेग्नेंट हूँ तुषार। क्या? तुषार हतप्रभ रह गया। क्या शब्द आवेश में लंबा खींच गया था। थोड़ी देर पहले का कह कहे लगाता चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। नेहा ने तो सोचा था कि प्रेगनेंसी की बात सुनकर तुषार खुशी से झूम उठेगा, लेकिन उसकी खामोशी देखकर वो तो सहम ही गई। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, तुषार हकलाया। पर इतनी जल्दी? धत तेरे की।
नेहा की जैसे जान में जान आई हो। तो जनाब जल्दी की बात पर उदास हो गए? जल्दी तुमने किया, मैंने? मैं सोच रहा था कुछ समय के लिए इसे टाला जा सकता था, तब अच्छा रहता। डुग्गू अभी कितना छोटा है। कॉफी के प्याले पर नजर गड़ाए तुषार धीरे धीरे बोला, डुग्गू छोटा है, 5.5 साल का हो गया है जनाब वो। नेहा ठहाका लगाते हंस पड़ी, इतना अंतराल कम होता है? ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। नाउ हरी अप डार्लिंग, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए किसी बढ़िया होटल में चलते हैं। तुषार कहना चाहता था, डुग्गू से तुम्हारा परिचय सिर्फ 1 साल पुराना ही तो है, 1 साल का अंतराल तो निश्चय ही कम होता है। पर वह चुप रह गया। नेहा सारे समय डुग्गू से चुहल करती रही, जबकि तुषार गुमसुम और गंभीर बना रहा। वह सोच रहा था कि डुग्गू के साथ नेहा के रिश्ते को क्या नाम दिया जाए। अपना बच्चा हो जाने के बाद नेहा की नज़रों में डुग्गू की क्या स्थिति रह जाएगी। अनायास ही उसके जहन में अतीत का काला पन्ना फड़फड़ाने लगा। कैंसर की लास्ट स्टेज में आकर मृत्युशैया पर अंतिम सांसें ले रही रंजीता की कराह में लिपटी बड़बड़ाहट। बेशक मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लेना तुषार, पर हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि डुग्गू को माँ देना, सिर्फ और सिर्फ माँ, कैके माँ नहीं। दूसरी तस्वीर वो याद आई जब नेहा से शादी के बाद फर्स्ट नाइट की रात थी। उसकी बाहों में छुई मुई से सिमटी नेहा की मदहोश कर देने वाली फुसफुसाहट। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ तुषार, मैं तुम दोनों को ही दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। डुग्गू अगर तुम्हारी आंखों का तारा है तो मेरे कलेजे का टुकड़ा भी बना रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या फर्स्ट नाइट को कहीं नेहा की इन बातों को कोरी भावुकता कहकर खारिज कर दूं? उस दिन के बाद से नेहा ने महसूस किया कि तुषार के भीतर एक और अलग सा ही तुषार अवतरित हो रहा है। व्यवहार और प्रकृति के इस स्तर पर इस जाने अनजाने जाने पहचाने तुषार से बिल्कुल उलट। कहाँ उन्मत्त ठहाकों और लतीफों के शगुफे छोड़ता पहले का तुषार, और कहाँ मौन और गंभीरता का मुखौटा लगाए या अंतर्मुखी तुषार। वो देखती कि तुषार के व्यवहार में शिथिलता बढ़ती जा रही थी। पहले सुबह ऑफिस जाने के पूर्व और शाम को लौटकर आने के बाद वो उसे एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ता था। वही तुषार अब कछुए की तरह अपने खोल में ही सिमटा रहता। नेहा कुछ कहती तो जिसके उत्तर में वह सिर्फ हाँ हूँ करता, औपचारिक ही बना रहता। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटकर कॉफी की चुस्कियां लेते हुए तुषार पूछ बैठा, डुग्गू कहाँ है? पड़ोस के सुमित के संग खेल रहा है। स्कूल से लौट आने के बाद उसे दूध दिया था? हाँ। सुबह उसके टिफिन बॉक्स में चॉकलेट रखी थी ना? हाँ। अचानक तुषार की नजर ड्रेसिंग टेबल के पास वाली कैबिनेट पर चली गई। उसकी त्योरियां चढ़ गई और वह चीख ही पड़ा, यह चाबी वाली कार तो मैं डुग्गू के खेलने के लिए लाया था, इसे अलमारी के भीतर क्यों रख दिया? नेहा तो उसके लहजे पर एकदम स्तब्ध रह गई। कार को तुषार ने खुद ही अलमारी के भीतर रखा था। डुग्गू को लेकर मेरी ममता पर इस तरह संदेह क्यों होने लगा है तुम्हें? नेहा की आवाज अनायास से भर्रा उठी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुषार एक पल को सकपका गया। चेहरे की रेखाएं भी बहुत कुछ अनकहा कह देती हैं तुषार। नेहा ने अटक अटक कर कहना जारी रखा, पहले भी कह चुकी हूँ, मैं तुम दोनों को ही बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा इस तरह खामोश रहना मुझसे सहा नहीं जाता यार। प्यार की नींव तो विश्वास पर टिकी होती है ना। विश्वास रखो, मैं डुग्गू को अपने कोख जाए बच्चे की तरह ही प्यार करती हूँ, और दूसरे बच्चे के आने के बाद भी इस प्यार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेहा ने तुषार के गाल पर हल्का सा किस कर दिया। एक संडे को रात में टीवी पर दूसरी माँ फिल्म दिखाई जा रही थी। फिल्म सौतेली माँ के जुल्म और कठोर व्यवहार वाले कथानक पर आधारित थी। फिल्म देखते हुए दोनों के बीच मौन पसरा रहा। फिल्म समाप्त होने पर नेहा ने हंसते हुए टिप्पणी जड़ी, ये फिल्म वाले भी ना कल्पना की कैसी कैसी बेतुकी उड़ान भरने लगते हैं, और अपनी सनक में फिल्म को अविश्वसनीय ही नहीं, नकारात्मक और वाहियात बना डालते हैं। कमबख्त ने सारा मूड खराब कर दिया। दूसरे दिन ऑफिस जाते हुए तुषार ठंडे से लहजे में बोला, क्यों ना डुग्गू को हम किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल दें। अभी से वहां रहेगा तो तौर तरीके सीख सकेगा, और तुम्हें भरपूर आराम भी मिल जाएगा। आराम? नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुषार के चले जाने के बाद वह बेचैन हो उठी।
काम में मन ही नहीं लग रहा था। मस्तिष्क में विचारों का मंथन चल रहा था। आराम कहते हुए तुषार का व्यंग किशोर था। वो खूब समझ रही थी। उफ, क्या करे वह तुषार को दिल की गहराइयों से प्यार करती है। उसके बिना जीने की कल्पना भी असह्य है उसके लिए। डुग्गू भी अपने गर्भ से जन्मे बच्चे की तरह ही बेहद प्यारा है उसे। अपने प्यार और वात्सल्य का प्रमाण क्या हर वक्त रो रो कर गिड़गिड़ा कर देना होगा उसे? तभी घंटे की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। दरवाजा खोला तो सामने मोना खड़ी थी। हाय नेहा, कैसी है तू? मोना ने उसे कंधे से पकड़कर कहा। तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तुषार से झगड़ा हुआ है क्या? उसके सवाल पर नेहा फफक पड़ी और सारी बातें विस्तार से बताती चली गई। तुषार और डुग्गू के प्रति उत्कट प्रेम, प्रेगनेंसी की बात पर तुषार की असहजता, डुग्गू को लेकर नेहा के व्यवहार पर संदेह। बेशक तुषार खुलकर भले ही न कहे, पर उसके रूखे हाव भाव से स्पष्ट है कि उसे प्रमाण चाहिए। प्रमाण? अपने प्यार का, समर्पण का और अपने वात्सल्य का प्रमाण कहाँ से और कैसे जुटाऊं मैं मोना? क्या नारी की अपनी कोई अस्मिता नहीं होती? लोगों को क्यों उन्हें विमाता में सिर्फ कैकेयी ही नजर आती है, पन्ना नहीं? युवावस्था में ही विधवा हो जाने के बाद ससुराल और पीहर दोनों की ओर से प्रताड़ित होकर निर्वासन का घुटन भोगती मोना नेहा की व्यथा सुनकर तड़प उठी। तेरे इस कदर पागलपन की सीमा तक के समर्पण का क्या प्रतिदान मिला तुझे? संदेह और अजनबीपन की सलीब ही ना, जिस पर हर पल टंगे रहना है। कभी ऐसे ही पागलपन के दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ रे। लाख प्यार का दंभ भरे पुरुष, उसके अंदर का मैं कभी नहीं मरता। जो हमेशा अधिकार की चाहत रखता हो, वह प्यार की सांद्रता को क्या समझेगा? तेरी समस्या के बस दो ही हल हैं। नेहा उत्सुक निगाह से मोना की ओर देखने लगी। पहला तो है तलाक। मोना एक क्षण के मौन के बाद फुसफुसाई। मैं जानती हूँ ये तेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि तेरे भीतर गहरे तक ठुसी तुषार के प्रति विक्षिप्त दीवानगी ऐसा नहीं करने देगी तुझे। दूसरा हल जो ज्यादा सरल है, वो है एबॉर्शन, यानी कि गर्भपात। नहीं, नहीं, नेहा के कंठ से हल्की सी चीख निकल गई। चीखो मत नेहा, सोचो। सिर्फ गर्भपात ही तुषार के जहन में भरे शक और अविश्वास के धुंध को काट सकता है, और कोई विकल्प नहीं है। मोना मुंह बिचकाती हुई उपेक्षा से हंसी। स्वप्न पुरुष? हा हा हा, यही है तुम्हारा स्वप्न पुरुष? मोना के चले जाने के बाद नेहा बिस्तर पर निढाल होकर पड़ गई। कलेजा उसका धक धक कर रहा था। क्या तुषार वाकई इतना निष्ठुर हो गया है कि अपने अप्रत्याशित अजूबे व्यवहार से अबॉर्शन की मांग कर रहा है? गर्भ में स्थिर रहे भ्रूण के निर्माण में उसकी भी तो बराबर की हिस्सेदारी है कि नहीं? दिन इसी उहापोह में बीतते रहे। तुषार का असामान्य व्यवहार उसे टीसता रहा। कुछ दिन बाद एक घटना घट गई। दोपहर का वक्त था। डुग्गू के स्कूल की छुट्टी थी। वह कमरे में खेल रहा था। नेहा पलंग पर लेटी किसी पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। पता नहीं कब उसे झपकी आ गई, जो डुग्गू की चीख के साथ टूटी। चीख किचन से आई थी। वह झटपट उस ओर दौड़ी। डुग्गू की अंगूठे से खून टपक रहा था। सब्जी काटने वाली छुरी से उंगली कट गई थी। अब नेहा को काटो तो खून नहीं। जहन में तुषार का तमतमाया रौद्र रूप चिलक उठा। 3 बज रहे थे। तुषार को लौटने में भी देर थी। पास के नर्सिंग होम जाकर डुग्गू की उंगली की मरहम पट्टी कराकर वह ले आई। जख्म की वजह से डुग्गू को बुखार आ गया था। ऑफिस से लौटने पर जैसे ही तुषार को पूरे वाकये का पता चला, वह देर तक चुप बैठा रहा, मानो अपने भीतर उमड़ रहे भीषण क्रोध पर काबू करने का प्रयास कर रहा हो। फिर लंबी ऊब भरी निश्वास छोड़ता हुआ बड़बड़ाया। ऐसा ही होना है, जानता था मैं। विश्वास करो तुषार, यह सब अनजाने में हुआ है, नेहा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अनजाने में? तुषार उपेक्षा भरी हंसी हंसा। लाख ममता का दंभ भरो तुम्हारे और डुग्गू के बीच एक कैकई हमेशा मौजूद रहेगी ही। नहीं तुषार, नहीं, तुम्हें इस तरह मेरी ममता को सलीब पर टांगने का कोई अधिकार नहीं है। वह चीख ही तो पड़ी थी जैसे। ममता और वात्सल्य की बातें तुम तो रहने ही दो। कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो इसे। जल्दी ही लखनऊ के किसी हॉस्टल में डाल आऊंगा। तुषार के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह ही नेहा के कानों में टपकते चले गए थे।
दूसरे दिन रविवार था। तुषार ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा शेव कर रहा था। नेहा पास ही पलंग पर बैठी थी। दोनों के बीच मौन किसी घने कुहासे की तरह पसरा हुआ था। डुग्गू का बुखार अब उतर चुका था और उसमें पहले जैसे चपलता आ गई थी। एक खिलौना कार में पतली डोरी बांधकर उसे खींचते हुए रूम में चक्कर काट रहा था। खेलते खेलते डुग्गू रूम से बाहर निकल गया। रूम के बाहर पतला गलियारा था और उसके बाद सीढ़ियां। डुग्गू रूम की ओर मुंह करके कदम दर कदम पीछे खिसक रहा था। तभी तुषार का ध्यान उसकी ओर गया तो वो चीख पड़ा, डुग्गू बेटे, पीछे सीढ़ियां हैं, रुक जाओ। नेहा में न जाने कहां से फुर्ती आई कि वह तीर की तरह डुग्गू की ओर लपकी। और इसके पहले कि डुग्गू का अगला कदम सीढ़ियों पर पड़कर लड़खड़ा था, नेहा ने उसको बाह से पकड़कर सामने की ओर खींच लिया। डुग्गू तो बच गया, पर वह स्वयं का संतुलन नहीं रख पाई और सीढ़ियों के नीचे लुढ़कती ही चली गई। चिर परिचित नर्सिंग होम, गायनी विभाग का ओटी, ओटी के भीतर की सेहरा देने वाली श्मशानी खामोशी, खामोशी का कोहरा लपेटे अष्टावक्री टेबल, टेबल पर शिथिल पड़ी नेहा का देह। 3 घंटे की गहन शल्यक्रिया के बाद उसे रिकवरी रूम में लाया गया। चेकअप के बाद पता चला कि चोट के कारण पेट में पल रहा भ्रूण नष्ट हो गया था और तुरंत ऑपरेशन करके मृत भ्रूण को बाहर निकाल डालना जरूरी हो गया था, अत्यंत जरूरी। कैसा लग रहा है अब नेहा? थोड़ी देर बाद होश आया तो तुषार की आवाज से पल के उसकी ओर उठ गई। आवाज के लहजे ने सुखद आश्चर्य से चौंकाई दिया था उसे। इन दिनों के उपेक्षा भरे कठोर व्यवहार के विपरीत प्यार की मिठास से लबरेज लहजा, बिल्कुल वही और वैसा ही जो पहली मुलाकात के दौरान डुग्गू के नर्सिंग होम में रहते हुए हुआ करता था। उन्मुक्त और सांद्र प्यार से सराबोर बिंदास लहजा। इसी लहजे को सुनने के लिए तो वह तरस रही थी। नेहा की नजरें अपने चारों ओर के परिवेश का मुआयना करने लगी। अरे, ये दीवारें, ये वार्ड, ये बेड और सारे उपकरण, लाइट, फैन, सब कुछ तो जाना पहचाना है। यानी वह अपने पुराने नर्सिंग में एडमिट है। लेकिन क्यों? अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी कोख एकदम हल्की हो गई है। दोनों हाथ उत्तेजना में नाभि पर आ टिके। ना कोई स्पंदन और ना ही कोई थिरकन। तो क्या? वह भय से भरकर चीखना ही चाहती थी कि डॉक्टर लीना आती दिखाई दी। चोट लगने से भ्रूण नष्ट हो गया था, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। नो अदर वे, नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर। नेहा सन्न रह गई। हलक से घुटी घुटी सिसकी निकल गई। सन्नाटे के खोल में लिपटी बेआवाज सिसकी। तो ये वजह है तुषार के लहजे और व्यवहार में आए अप्रत्याशित बदलाव की। बदलाव के पीछे प्यार का आलोड़न नहीं, बल्कि गर्व का नष्ट हो जाना है। खूब। नेहा की सुनी सुनी नजरें पंख फड़फड़ाती तुषार की नजरों से गुंथी तो तुषार अनजाने ही सकपका गया। चलो, अच्छा ही हुआ कि एबॉर्शन हो गया। नेहा अब तक खुद को संयत कर चुकी थी। तुम्हें प्रमाण चाहिए था ना, मेरे वात्सल्य और ममत्व का। भले ही मुखर होकर तुमने नहीं कहा, तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि मेरा अबॉर्शन हो जाए। अबॉर्शन होने से मेरे भीतर की कई कई का भी अंत हो जाएगा और तुम्हें मेरे वात्सल्य को हर पल सलीब पर टांगने की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। नहीं नेहा, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। आई लव यू वेरी मच। तुषार की जबान अनजाने ही हकला गई थी। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ तुषार। नेहा शांत और गंभीर थी। दरअसल नारी मुक्ति की बातें सारी सिर्फ हवा हवाई है। पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी को हमेशा ही झुकना पड़ा है। नारी के लिए प्यार सिर्फ शब्द भर नहीं है, बल्कि एक समर्पण है, एहसास है। मैं तुम्हें और डुग्गू को दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। मेरे लिए भविष्य यानी अपना गर्भ महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वर्तमान यानी डुग्गू महत्वपूर्ण है। मेरा तो अभी भी यही मानना है कि माँ सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। उसे विशेषणों के खानों में नहीं बांटा जा सकता। तुषार, तुषार नेहा के दोनों हाथों को माथे से लगाकर सिसक पड़ा। मुझे माफ कर दो नेहा। डुग्गू के प्रति अत्यधिक लगाव ने मुझे अपने दूसरे बच्चे के प्रति उदासीन कर दिया था। तभी डुग्गू दौड़ता हुआ नेहा के पास आ गया। माँ, मेरा छोटा बेबी कहाँ है? नेहा ने डुग्गू को पकड़कर सीने से लगा लिया। तुषार डुग्गू के सिर पर हाथ फिराने लगा और नेहा की ओर देखकर बोला,
बहुत जल्दी तुम्हारा छोटा बेबी आएगा डुग्गू, तुम्हारे साथ खेलने के लिए। नेहा तुषार के कंधे पर अपना सिर रखकर अपनी रुलाई रोकते रोकते भी रो ही पड़ी। मित्रों, प्रस्तुत कहानी के लेखक महावीर राजी हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एक लाइक कीजिएगा, कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।